बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में। हमारा मेन टॉपिक है इनहेरिटेंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक मेन पिलर, जिसको हम कहते हैं पावरफुल पिलर है इनहेरिटेंस, जिसमें हम रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लासेस के जो आपके क्लासेस बनाते हैं, जनरलाइज क्लासेस, और उन जनरलाइज क्लासेस के अंदर जो डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होते हैं उनको रीयूज करते हैं ड्राइव्ड क्लासेस में। और ये हमारे पास बड़ा पावरफुल टूल है जिससे हम कम्पैक्ट कोडिंग और एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होंगे, आज हम देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें हमारी रिवाइज होंगी, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस की हैं, कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और फाइनली आज हम इसको कंक्लूड कर देंगे टॉपिक को। तो ड्राइव क्लासेस विद कंस्ट्रक्टर, पहले हम कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट सीख चुके हैं, क्लासेस का कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ड्राइव क्लासेस और उसके कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर क्या होंगे, और ड्राइव क्लास और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को किस तरह से ओवरराइड या ओवरराइड करता है ड्राइव क्लास के क्लास कंस्ट्रक्टर बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर को। अच्छा, प्रोटेक्टेड क्वालिफायर की एग्जांपल प्रोटेक्टेड क्वालिफायर जो है वो बेस क्लासेस के लिए, ड्राइव क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो हमारे पास क्वालिफायर है वो ये एम्फसाइज करता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर या फंक्शन या डेटा मेंबर पेरेंट क्लास में है तो वो ड्राइव क्लास में एक्सेस हो सके, उसमें आपको एक गेटर सेटर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। रीडिफाइनिंग फंक्शन का कंसेप्ट लिखेंगे। रीडिफाइनिंग फंक्शन मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग होगा ये। अगर हम बेस क्लास में हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और हम ड्राइव क्लास में फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो फंक्शन बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। नॉन इनहेरिटेड फंक्शन, ऐसे फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे जो बेस क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे या इनहेरिट नहीं होंगे। वो क्यों नहीं इनहेरिट होते, क्या लॉजिक है, उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग विद इनहेरिटेंस, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लासेस, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है या नहीं सी प्लस प्लस में, ये टॉपिक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आज। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये पावरफुल टेक्निक है प्रोग्रामिंग की, और ये एक एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रक्शन डायमेंशन कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब ये हुआ कि हमें एक लेयर प्रोवाइड कर देती है, एब्स्ट्रैक्ट कर देती है, हाइड कर देती है डिटेल को। मतलब ये हुआ कि ड्राइव क्लास अगर हम यूज़ करें तो हमें नहीं पता कि बेस क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं। ड्राइव क्लास में कुछ चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, कुछ को ओवरराइड करते हैं, कुछ को हम रीडिफाइन करते हैं। तो ये एक एब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड करती है बेस क्लास के लिए। जर्नल जो कंसेप्ट हमारे पास क्लासेस का आता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्लासेस हम डिफाइन करते हैं बेस क्लास में, यानी हमारी जो टॉप की क्लास होगी फर्स्ट क्लास, उसको हम जेनरिक बनाएंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उसको जनरलाइज करेंगे। और जो ड्राइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस होंगी उनको हम स्पेशलाइज्ड वर्जन बनाएंगे जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल क्लास। ऐड भी कर सकते हैं कुछ फंक्शनलिटी, और उस एडेड फंक्शनलिटी को, प्रीवियस फंक्शनलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वी विल ऐड इट, मॉडिफाई द फंक्शनलिटी फॉर इट्स एप्रोप्रिएट यूज। इनहेरिटेंस की बेसिक्स हमने जैसे कहा कि आपका जनरल क्लास या टॉप की बेस क्लास बनाएंगे, उसमें आप जनरल चीज़ें रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उस एम्प्लॉयज़ को अगर हम बनाना चाहें क्लासेस के अंदर, तो हम जो टॉप क्लास बनाएंगे वो एक एम्प्लॉय क्लास, जनरल क्लास बनाएंगे। उस जनरल क्लास में वो एट्रीब्यूट रखेंगे जो तमाम एम्प्लॉयज़ में मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे नेम है, CNIC नंबर है, उसकी एज है, उसका एड्रेस है। और जो स्पेशलाइज क्लास होंगी उसमें हम ये कर सकते हैं कि ये कौन सी किस टाइप के टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, एम्प्लॉय है, या वो विजिटिंग या आवरली वेजेस या डेली वेजेस या आवरली बेसिस एम्प्लॉय है। तो ड्राइव क्लासेस में हम वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रखेंगे जो कि तमाम में कॉमन नहीं होंगे। पेरेंट क्लास में हम वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रखेंगे जो तमाम एम्प्लॉयज में कॉमन होंगे। ड्राइव क्लास ऑटोमेटिकली जब बनती है तो जो बेस क्लास है उसके डेटा मेंबर्स को और फंक्शन मेंबर्स को इनहेरिट कर लेती है। कैन देन एडिशनल मेंबर फंक्शन और वेरिएबल ऐड कर सकते हैं आप उसमें, यानी बेस क्लास के सारे मेंबर आ जाएंगे और फर्दर आप ऐड कर सकते हैं उसमें।
जैसे कि हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉय क्लास होगी। अब एम्प्लॉय क्लास में हमारे दो तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड कहते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉय आ गए, कोई एसी रिपेयर वाला आ गया, कोई इस तरह के एम्प्लॉय होंगे, वो आवरली बेसिस या फिर वो फिक्स वेजेस पे बेसिस पे काम करते हैं। वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होंगे, हर महीने उनको सैलरी मिल रही होगी। तो जितने भी आपकी टाइप बनेगी इस एम्प्लॉयज की, सब टाइप्स, तो उसको आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे या ड्राइव क्लास का नाम देते हैं। ईच इज अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय, अनदर माइट बी दोज पेड फिक्स वेजेस ईच मंथ और वीक। तो अगर आप सबसेट बनाएं, कुछ मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, तो उनको आप सब क्लासेस बनाएंगे। देखिए, एम्प्लॉय की जनरल एट्रीब्यूट हो गए कि सीएनआईसी नंबर तो सबके पास होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। अगर आप कहें तो डिपार्टमेंट नाम भी होना चाहिए, डिपार्टमेंट किस पे काम करेंगे, ये जनरल एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय में रखेंगे। लेकिन जो बाकी स्पेशलाइज एट्रीब्यूट है वो आप जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो ड्राइव क्लासेस हैं, उनमें रखेंगे। Don't need type of generic employee since no one just an employee। यानी आप किसी भी तरह की क्लास बनाए, एम्प्लॉय की क्लासेस बता दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बताना चाहते हैं मैंगो, बनाना, ऑरेंज, तो आप फ्रूट्स की क्लास बना दें। इसी तरह आप अगर बताना चाहते हैं कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, टाइगर, तो आप एनिमल की क्लास बना लें, और एनिमल क्लास के फिर आप फर्दर सब क्लासेस बना लें। तो आप जनरल क्लास बनाएंगे और जेनरिक होनी चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्प्लॉय हेल्पफुल होगा। जैसे मिसाल के मैंने कहा कि ऑल हैव नेम, ऑल हैव सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसोसिएटेड फंक्शन, जो बेसिक फंक्शनलिटी होगी वो आप जनरल क्लास में डाल देंगे। इट कैन कंटेन ऑल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स जो तमाम एम्प्लॉय में कॉमन हो। यहाँ पे देखें, हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्या किया, एम्प्लॉय क्लास में तीन ही चीजें बनाई हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको सीएनआईसी नंबर भी कह सकते हैं, नेम है और पे है। अब वो पे किस तरह से कैलकुलेट होगी ये हम यहाँ नहीं बता रहे। वो पे तो सबको मिलेगी, एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली विल गेट समथिंग पे। अब वो आवरली है, परमानेंट है, या सैलरीड एम्प्लॉयड है, या आवरली एम्प्लॉय है, या डेली वेजेस एम्प्लॉय है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा नोट कर ले। अगर इस तरह से सिनेरियो होता है कि हम एक जनरल क्लास बनाते हैं और उसकी ड्राइव क्लासेस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं जनरल क्लास की, क्योंकि उस जनरल क्लास में तो सिर्फ जनरल एट्रीब्यूट होते हैं। और जनरल एट्रीब्यूट जो है वो जनरल एम्प्लॉय नहीं बनता, एक्चुअली एम्प्लॉय बनता है, हम कहते हैं सैलरीड एम्प्लॉयड या आवरली एम्प्लॉयड। तो इसकी क्लासेस की ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हम नहीं बनाते। जैसे एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर आप एक फंक्शन बनाएं और फंक्शन का नाम है प्रिंट चेक। अब प्रिंट चेक में अब जनरल फंक्शन है, अगर आप इसकी ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये प्रिंट चेक में आपने ऐसी डेफिनेशन डालनी है जिसमें आप ये नोटिफाई करवा सके कैंडिडेट को या यूज़र को कि आपने सही ऑब्जेक्ट नहीं बनाई। मतलब आपको एम्प्लॉय क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि आप एम्प्लॉय क्लास से जो ड्राइव क्लासेस होंगी नीचे उनकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एम्प्लॉय क्लास के ड्राइव क्लास, यानी अगर ये एम्प्लॉय क्लासेस है, इसकी होंगी ये ड्राइव क्लास। ये एम्प्लॉय क्लास है और यहाँ पे होगा कौन सा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय विद सैलरी, और आवरली बेसिस पे जो एम्प्लॉय होगा आवरली एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे और इसकी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। यहाँ की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, आपने एफ फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का नाम लेट्स सपोज प्रिंट चेक है, इस क्लास में एम्प्लॉय क्लास में बनाया है। इस फंक्शन को आप जेनरिक फंक्शन बनाएंगे और इसमें ऐसा मैसेज प्रिंट कराएंगे ताकि यूजर समझ जाए कि मुझे इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनानी चाहिए। विल ऑलवेज रीडिफाइन इन ड्राइव क्लास। ये फंक्शन दोबारा से रीडिफाइन होना चाहिए, यानी ये फंक्शन आप दोबारा से डिफाइन करेंगे, इस क्लास के लिए अलग और इस क्लास के लिए अलग से डिफाइन करेंगे। मेक नो सेंस रियली अनडिफाइंड जो मेंबर होगा, अनडिफरेंशिएटेड, जो बता ही नहीं सकेगा कौन से एम्प्लॉय को आप कॉल करें, जनरल एम्प्लॉय हो जाएगा। तो आप ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करवा दें, जैसे प्रिंट चेक के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम एरर मैसेज प्रिंट करवा दें और बोलें कि प्रिंट चेक कॉल्ड फॉर द अनडिफरेंशिएटेड एम्प्लॉय। मतलब ना ये पता है कि वो सैलरीड एम्प्लॉय है, ना ये पता है कि वो आवरली एम्प्लॉय है या डेली वेजेस का एम्प्लॉय है। तो ये डिफरेंशिएट ही नहीं करेगी ऑब्जेक्ट, तो प्रिंट चेक के अंदर ये मेथड करवा दें। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉयड का प्रिंट चेक मेथड कॉल कराएं
उसमें आप सही से उसकी सैलरी कैलकुलेट करके उसका चेक प्रिंट करवा दें कि कितनी उसकी अमाउंट बन रही है। इसी तरह से ड्राइव क्लासेस के अंदर हम ड्राइविंग फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लासेस, ड्राइव क्लासेस फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास कैसे करेंगे कि ऑटोमेटिकली हैव ऑल मेंबर वेरिएबल। जैसे हम ड्राइव क्लास बनाएंगे उसके अंदर तमाम मेंबर वेरिएबल बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली हैव ऑल मेंबर फंक्शन एज वेल। दोनों वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल डेटा वेरिएबल भी और फंक्शन वेरिएबल भी दोनों एक्सेस हो जाएंगे। ड्राइव क्लास आर सेट टू इनहेरिट मेंबर फ्रॉम द बेस क्लास। ये डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप ड्राइव करेंगे इसका मकसद ये होता है कि आप बेस क्लास के फंक्शंस को इनहेरिट करना चाह रहे हैं। And then redefine existing member and or new member। मतलब आपने जो मेंबर बेस क्लास में बनाया उसको दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो रहने दें, लेकिन उन्हीं को रीडिफाइन करके यूज कर लें। अगर आप रीडिफाइन भी ना करें तो फिर आपकी चाइल्ड क्लास और बेस क्लास सेम हो जाएगी। मतलब अगर ना आप रीडिफाइन कर रहे हैं ना आप नए मेंबर ऐड कर रहे हैं तो आपकी चाइल्ड क्लास ही बेस क्लास की तरह लगेगी, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि चाइल्ड क्लास में हम रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को, उनकी डेफिनेशन ओवरराइट कर देते हैं और उनके नए मेंबर ऐड करते हैं वेरिएबल्स। यहाँ एक एग्जांपल आ गई हमारे पास। अगर हम ऐसी क्लास करें जी सर, अगर चाइल्ड क्लास और बेस क्लास दोनों में सेम चीजें हैं तो फिर हम चाइल्ड क्लास क्यों बनाएंगे? दोनों में सेम, अगर दोनों में सेम चीजें, आपने कहा कि चाइल्ड क्लास में भी और बेस क्लास में भी, तो फिर हम चाइल्ड क्लास क्यों बनाएंगे? हम बेस क्लास से ही चले। हाँ फिर बेस क्लास बना लें, फिर आपको इनहेरिटेंस की जरूरत ही नहीं है। इनहेरिटेंस की जरूरत आपको तब पड़ती है जब कोई प्रोग्राम बना रहे हो ये सोच के बना रहे हो कि इसमें जो चीजें हैं उसको मैं रीयूज कर सकूं। या मैं इसमें एक और पॉइंट बताता हूँ। देखो, एक तो रीयूज होता है, एक होता है फोर्स। मिसाल के तौर पे पिछली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी क्लास में, जिसमें मैंने शेप क्लास बनाई थी और शेप में मैंने एक मेथड रखा था कैलकुलेट एरिया। अब आप कैलकुलेट एरिया आपको इन्फोर्स करना चाहते हैं कि देखें जी, जो रेक्टेंगल क्लास होगी, स्क्वायर क्लास होगी, सर्किल क्लास होगी, वो एरिया जरूर कैलकुलेट करें, लेकिन वो एरिया डेफिनेटली डिफरेंट होगा। हम बेस क्लास में ये बताते हैं कि कैलकुलेट एरिया का फंक्शन होना चाहिए और तमाम में सेम नेम का फंक्शन होना चाहिए, तो हम उसको बेस क्लास में रख देते हैं। हम कहते हैं कि सब में क्या होना चाहिए, कैलकुलेट एरिया का फंक्शन होना चाहिए। हाँ, लेकिन कैलकुलेट एरिया का फंक्शन काम कैसे करेगा, वो ड्राइव्ड क्लास उसको रीडिफाइन कर देगी। मिसाल के तौर पे सर्किल का क्लास, सर्किल की क्लास है, वो क्या करेगी, पाई आर स्क्वायर करेगी। रेक्टेंगल की क्लास क्या करेगी, लेंथ इनटू विड्थ करेगी कैलकुलेट एरिया को। और जो क्यूब क्लास होगी, क्यूब अगर बनाते हैं आप, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करेगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। जहाँ हमें जर्नल, हम चाहते हैं ना कि मल्टीपल चीजों की हम जर्नल बना लें, हमें उसका एक जैसा एनवायरनमेंट मिले। देखें, अगर हम शेप क्लास नहीं बनाते उस सूरत में, देखिए लेट्स सपोज मैं यहाँ शेप क्लास नहीं बनाता, ये शेप क्लास है। अगर शेप क्लास के अंदर मुझे फर्दर रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल क्लास बनानी है, तो मैं शेप क्लास के अंदर एक फंक्शन ऐसा रखूंगा जो तीनों में होना चाहिए, मतलब कैलकुलेट एरिया। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ चाहिए ही रेक्टेंगल, तो व्हाई आई नीड टू डिजाइन स्क्वायर एंड सर्किल, तो मैं कहूँगा कोई इशू नहीं है, आप बनाए ना, यू डोंट नीड इनहेरिटेंस। आप एक क्लास बनाए रेक्टेंगल, उसी के अंदर कैलकुलेट एरिया रख लें। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल की क्लास भी बना रहे हैं, सर्किल की क्लास भी बना रहे हैं, आप रेक्टेंगल की क्लास में कैलकुलेट एरिया रखते हैं और उसमें सर्किल में रखते हैं दी कैलकुलेट एरिया, तो आपका फंक्शन तो वही काम कर रहा है, लेकिन उसमें नाम क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझ लें कि अगर एमएस वर्ड के अंदर कॉपी फंक्शन को हम कहते हैं दी कॉपी, और वर्ड एक्सेल के अंदर बोले सिर्फ कॉपी, तो नेम तो सेम होना चाहिए ना। जेनेरिक होने से क्या फायदा हुआ, आपको याद होगा आईसीटी आपने जब पढ़ा था, तो हम आपको ये कहते थे कि देखें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर ये फायदा है कि इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, रीयूज हो रही है। उस वक्त भी मैंने ये आपको थोड़ा सा हिंट दी थी कि आगे जाके आप पढ़ेंगे किसी लेवल पे
इनका फायदा क्या है कि इन्होंने एक ही दफा कॉपी का फंक्शन बनाया है और वो तीनों सॉफ्टवेयर में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ये फायदा होता है। इसी तरह देखें आप एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर फाइल है, होम है, टैब है, वो रीयूजेबिलिटी है। लेकिन अगर देखें आप, होम जो है एक्सेल का डिफरेंट होगा, पावर पॉइंट का डिफरेंट होगा, वर्ड का डिफरेंट होगा, इंसर्ट डिफरेंट होगा, तो उसमें कुछ चीजें सेम है और कुछ चीजें क्या की चेंज है, मॉडिफाइड है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट स्लाइड होगी, जबकि पावर पॉइंट एक्सेल के अंदर इंसर्ट स्लाइड नहीं होगी। तो ये चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं डिफरेंट टूल को, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है वो सब में सेम होंगी। तो यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बड़ा यूजफुल हो जाता है जब आप ऐसी चीजें बनाएं जो डिफरेंट टूल्स के अंदर कॉमन हो, डिफरेंट एरिया के अंदर कॉमन हो, तो उसको आप जर्नल एक क्लास में रख लेते हैं और फिर उनको इनहेरिट करके उनके स्पेशलाइज मेथड को वहाँ डिफाइन कर देते हैं। बात समझ में आई? कुछ रेलेवेंट लगी है आपको? यस सर। यस सर। सर समझ गया। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा लगा होगा रेलेवेंट समझने में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, अब ये डिफरेंट फाइल के अंदर हम यूज कर रहे हैं ये कंसेप्ट। हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय बनाई क्लास, अब उस एम्प्लॉय क्लास का नाम रखा, नेम स्पेस बनाया सैविज एम्प्लॉय, और क्लास का नाम क्या रखा है, सिंपल एम्प्लॉय। अब इस क्लास एम्प्लॉय के दो फंक्शन बनाए, दो फर्दर क्लासेस बनाई। एक है आवरली एम्प्लॉय जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय को, और दूसरी होगी हमारी सैलरीड एम्प्लॉय जो कि इनहेरिट करेगी एम्प्लॉय को। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एम्प्लॉय की क्लास को आवरली एम्प्लॉय में ओवरराइड करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक फंक्शन बना जो कि आवरली एम्प्लॉय है। ये आवरली एम्प्लॉय फंक्शन कौन सा हुआ है पब्लिक? कौन बताया कौन सा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर है सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा फंक्शन है ये? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दूसरा है आवरली एम्प्लॉय, ये कौन सा है? पैरामीटर विद पैरामीटर। इसके अंदर दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, द नेम एसएसएन और द वेज रेट, और दूसरा चौथा चार पैरामीटर पास करें, द आवर्स। अब यहाँ पे एक फंक्शन है सेट रेट जो कि वेज रेट को सेट करता है। दूसरा फंक्शन है गेट रेट। तो ये सेट रेट और गेट रेट क्या है? सेटर गेटर, क्योंकि जो वेज एट्रीब्यूट है वो है आपका प्राइवेट, और इसी तरह से जो आवर एट्रीब्यूट है वो है प्राइवेट। तो उसको डायरेक्ट आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको यहाँ पर हमें सेटर गेटर एक्सेस फंक्शन यूज करेंगे। इनको हम सेटर भी कहते हैं। जो सेट रेट और सेट आवर है इसको हम सेटर कहते हैं या एक्सेसर कहते हैं, और जो गेट आवर और सॉरी गेट रेट और गेट आवर एक्सेसर कहलाते हैं। सेट रेट और सेट आवर मैच्योरेटर कहलाते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। अगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो हम यहाँ सेट रेट से उसका रेट चेंज करते हैं। डिफॉल्ट रेट अगर 20 रुपीज पर आवर है और सेट रेट से हम उसका रेट 30 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो म्यूचुएट करता है, यानी उसकी वैल्यू को चेंज करता है। आवरली एम्प्लॉय क्लास इंटरफेस। अब इंटरफेस का वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, इसका मतलब देखिए इंटरफेस क्या होता है। अगर आपको देखें कि किसी घर का इंटरफेस क्या होता है, दरवाजा, दरवाजे से पता लगता है कि यहाँ से एंटर होना है। इसी तरह क्लास को एक्सेस करने के लिए आपका एक इंटरफेस होता है जिसके जरिए आप उसके अंदर के एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकें। तो आवरली क्लास एम्प्लॉय जो है उसका इंटरफेस होगा कि आप उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके जरिए उसके एक्सेसर और गेटर को एक्सेस कर सकें। Definition begin with the same name as any word यहाँ पे if and def, इसको पढ़ेंगे if and def स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? सम टाइम हम कुछ चीजें डिस्क्राइब करना चाहते हैं और वो चीजें डिस्क्राइब की हुई जो है वो हम कहते हैं अगर पहले से डिफाइन है, ठीक है, तो उसको एज इट ले लें, अगर नहीं डिफाइन है तो उसको डिफाइन कर दें। तो इसको कहते हैं इफ नॉट डिफाइंड तो डिफाइन कर दे, इफ एंड डेफ। इफ नॉट डिफाइन तो वो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देगा, अगर ऑलरेडी डिफाइन है तो
ये गुलाम अली साहब जो है क्लास को डिस्टर्ब करें, माइक ऑन को एहतियात करें। इंक्लूड रिक्वायर करता है, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को हम ऐड करने के लिए इंक्लूड का वेरिएबल यूज करते हैं। इंक्लूड हैश इंक्लूड, उसमें जो लाइब्रेरी हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, गेट स्ट्रीम और एसटीडी, सी मैथ, ये हैश इंक्लूड करके करते हैं। और अगर हम कोई फाइल बनाते हैं जिसमें क्लास की डेफिनेशन मौजूद है, उस क्लास की डेफिनेशन को हम इस क्लास में यूज करना चाहते हैं जो करंट प्रोग्राम बना रहे हो, तो हम इंक्लूड यूज करके उस फाइल का नाम .h एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करेंगे। .h फॉर हेडर कहलाता है, और उसको इंक्लूड करा लेंगे अपने प्रोग्राम में, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब ये इफ एंड डेफ का क्या फायदा होगा कि अगर आपकी क्लास में वो पहले से एम्प्लॉय इंक्लूड थी तो ये उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेगा, अगर नहीं इंक्लूड थी तो इंक्लूड कर देगा। क्लास आवरली एम्प्लॉय, पब्लिक एम्प्लॉय, ये तरीकाकार है जिससे हम इनहेरिट करते हैं। ये कहते हैं पब्लिकली इनहेरिटेड, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड यूज किया पब्लिक, तो ये क्या हो गया, पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास एम्प्लॉय। Derived class interface only list new to be redefined। अब आप वो इंटरफेस, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो हम खाली मेथड बनाते हैं या हम चाहते हैं कि दूसरी क्लास से उनको रीडिफाइन करें, तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड मेंबर्स। और वो अनडिफाइंड मेंबर, फंक्शन मेंबर जो है वो रीडिफाइन करने पड़ते हैं लाजमी तौर पे, जिससे आपकी जो बेस क्लास है वो इंटरफेस बन जाती है। इंटरफेस का मतलब है वो सिर्फ आपको ये बता रही है कि किसके अंदर क्या डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होने चाहिए, उनका नाम क्या होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, लेकिन उनको ये बताती नहीं है कि वो फंक्शन मेंबर करेगा क्या, वो आपको रीडिफाइन करना पड़ता है बेस चाइल्ड क्लास के अंदर, ड्राइव्ड क्लास के अंदर। सिंस ऑल अदर इनहेरिटेड आर ऑलरेडी डिफाइंड, ऑल एम्प्लॉय हैव SSN नेम etc। आवरली एम्प्लॉय के अंदर अगर हम जो यूज करेंगे, ऐड करेंगे चीजें, वो क्या करेंगे, इसके अपने कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे अगर हम उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं। जो इसके एक्स्ट्रा फंक्शन होंगे, जैसे आवरली एम्प्लॉय में हमारे पास वेज रेट नहीं था, तो वेज रेट हमने आवरली एम्प्लॉय में ऐड किया, क्योंकि वेजेस पे काम कौन करता है, आवरली एम्प्लॉय करता है, सिंपल एम्प्लॉय नहीं करता या सैलरीड एम्प्लॉय नहीं करता। आवर्स किसके कैलकुलेट होंगे, आवरली एम्प्लॉय के, क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी अटेंडेंस काउंट होगी, अगर वो एक दिन एब्सेंट है तो एब्सेंट की पूरी रिडक्शन होगी, अगर प्रेजेंट है तो पूरी मिलेगी। आवर्स के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन नहीं होती। सेट रेट, गेट रेट, सेट आवर, गेट आवर, ये सारे वो फंक्शन हैं जो हैं क्लास में नहीं है। अदनान अली, डोंट मेक डिस्टर्बेंस। सर नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आप रेज हैंड करें, मैं आपको अलाउ करूंगा, ठीक है? ओके सर। और आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे अभी जहाँ पूछना। रीडिफाइन आप करेंगे मेथड को, अगर आपका जैसे प्रिंट चेक मेथड है वो आपकी क्लास में ऑलरेडी एम्प्लॉय की क्लास में मौजूद था, तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जब रीडिफाइन करेंगे इस चीज को हम कहते हैं ओवरराइड। जी फैसल सर, बोलें जी, सर, बोलें पूछे। सर आपने जो सब पहले बताया था सर, जो मतलब बेस क्लास है उसे हम उसका अपडेट नहीं बनाएंगे सर, मतलब कि वो एक्सेसिबल होगा सर, वो उसके बाद जो ड्राइव क्लास होगी तो उससे एक्सेसिबल होगा सर वो सर। हाँ, ड्राइव क्लास में पेरेंट क्लास की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, इनहेरिट हो जाती हैं, इसी तो इनहेरिटेंस कहते हैं। सर अगर मैं 3 बेस क्लास बनाता हूँ, जो तीसरी या लास्ट वन जो बेस क्लास है, वहां से सर मैं वो जो ड्राइव क्लास है वहाँ उसके एक्सेस मेंबर कर सकता हूँ सर, मतलब 3 बेस क्लास कैसे बनाएंगे, बेस क्लास तो एक ही होगी ना। सॉरी, ड्राइव क्लास सर, उसके हाँ, बेस क्लास है वो वहां से एक्सेस कर सकता हूँ सर। हाँ, बेस क्लास को हर ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल है, हर ड्राइव क्लास में बेस अच्छा, क्लास के सारे पैरामीटर एक्सेसिबल होंगे। उसके बाद सर जो आपने कहा था सर, मगर फंक्शन जो है तो आपको सेम ही बनाना पड़ेगा सर, ऐसा ही है ना सर? सर मतलब बेस क्लास में जो फंक्शन है, बेस क्लास में जो फंक्शन है वो ड्राइव क्लास में भी होना चाहिए सर फंक्शन। देखिए, अगर बेस क्लास में जो फंक्शन है वो ड्राइव क्लास में नहीं बनाएंगे, वो फंक्शन एज इट एक्सेसिबल हो जाएगा। हम यही चाहते होते हैं कि जो बेस क्लास में फंक्शन हो
वो चाइल्ड क्लास उन फंक्शन के नाम को सेम रखे लेकिन उसके बिहेवियर को चेंज कर दे। आपको याद होगा जब मैंने एनिमल क्लास बनाई थी तो उसने मैंने कहा था मेक सम साउंड। जब मैंने कैट क्लास बनाई तो मैंने उस मेक सम साउंड को क्या किया, ओवरराइड करके म्याऊ म्याऊ किया था, याद है आपको? यस सर। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ओवरराइड करके क्या करते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जी जोएब। सर पेरेंट क्लास हम 2 बना सकते हैं ना? पेरेंट 2 हो सकते हैं, आप बताएं। पेरेंट 2 हो सकते हैं। सर प्रोग्राम देखा था एक, उसमें 2 पेरेंट थे सर। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट है लेकिन उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है वो। जैसे हम कहते हैं कि किसी एक को हम कहते हैं कि ये हमारा पेरेंट है लेकिन दूसरे की हम इज्जत करते हैं वो हमारा चाचा है। तो किसी को एक को हम मेन एम्फसाइज करेंगे, दूसरे को भी हम उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर लेंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? तो जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो हम एक को बेस क्लास लेते हैं और बाकी को इंटरफेसेस लेते हैं। वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है? वैसे बाय डिफॉल्ट हम एक को बेस क्लास बनाते हैं, दूसरों को हम सपोर्टिंग क्लास बनाते हैं। जो आपको डबल पेरेंट नजर आए ना अगर कहीं, तो वो इंटरफेसेस के तौर पे एम्प्लॉय हो रहे होते हैं। सर ठीक। सर अगर मैं एक क्लास बना चाहता हूँ सर रिजल्ट की सर, ठीक है सर, उसमें सर मतलब पहली क्लास में जो बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट की बनाना चाहता हूँ, ये एक बेस क्लास है। इसके बाद मैं बनाना चाहता हूँ सर मेरे 2 सब्जेक्ट की मार्क्स की मतलब टेस्ट एक बनाना चाहता हूँ सर, ठीक है सर। एक इसके बाद बनाना चाहता हूँ मैं एक स्पोर्ट्स की, मतलब कि अब स्पोर्ट्स में मैं एक बेस क्लास ड्राइव क्लास बनाना चाहता हूँ जो मेरी स्पोर्ट्स की मार्क्स ले सर। ऐसे में कर सकता हूँ ना सर? हाँ कर सकते हैं आप, ड्राइव क्लास में एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं आप अपने। मतलब मैं 2 क्लास बना सकता हूँ ना सर? इसकी बेस की सर एक स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और एक नो सर इंडिविजुअल क्लासेस बनाते हैं सर यूजुअली। सर एक मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, एक स्पोर्ट्स बनाना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के नाम से। हाँ वो तो इंडिविजुअल में तो कोई मसला ही नहीं है ना, इंडिविजुअल में तो इनहेरिटेंस इस्तेमाल ही नहीं होगी। इनहेरिटेंस का नो मतलब सर है मतलब कि अगर आप वो एक क्लास को दूसरे की चाइल्ड क्लास बना लें, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर आप क्लास बना रहे हैं ए और क्लास बी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो तो वैसे भी पहले ही बन सकती थी, अभी भी बन सकती है। ठीक है। उनमें कोई भी कॉमन चीजें शेयर नहीं होंगी दोनों क्लासेस में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी सर। चलेंगे मूव करते हैं। इफ डेफिनेशन मस्ट बी इन आवरली एम्प्लॉय क्लास इम्प्लीमेंटेशन, सो वो आवरली एम्प्लॉय के बिहेवियर को शो करेगी। अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरीड एम्प्लॉय के बिहेवियर को शो करेगी, ठीक है। एज डू द अदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड, आवरली एम्प्लॉय इंटरफेस जो है उनको रीडिफाइन करेगा। अगर वो इंटरफेस के तौर पे है, मतलब उनकी डेफिनेशन सही नहीं दी हुई, प्रॉपर नहीं दी हुई, तो न्यू एम्प्लॉय जो है आवरली एम्प्लॉय उनको रीडिफाइन करेगा, उनका सही डेफिनेशन देगा, अपने मुताबिक डेफिनेशन देगा कि आवरली एम्प्लॉय में उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। जैसे हमने चेक की बात की, तो चेक प्रिंट चेक जो है, अगर आप एम्प्लॉय क्लास का प्रिंट चेक करवाएंगे तो वो कहेगा एरर, इट इज ए अनडिफरेंशिएटेड प्रिंट चेक क्लास। और अगर आप आवरली एम्प्लॉय की क्लास को प्रिंट चेक करवाएंगे तो वो प्रॉपर चेक को प्रिंट करेगा कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें थोड़ा सा, दोबारा से मैं रिविजिट कर देता हूँ। पेरेंट क्लास, इसको समटाइम हम बेस क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं, दोनों कॉमन नेम है। इसी तरह चाइल्ड क्लास का मतलब है ड्राइव क्लास। अच्छा, चाइल्ड का चाइल्ड भी हो सकता है, मतलब एक क्लास है पेरेंट ए, उसका चाइल्ड है बी, फिर बी का चाइल्ड है सी, तो सी का ए क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट। इसी तरह से ए का सी क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड। तो ये भी लॉजिक है, ए के एट्रीब्यूट सारे बी में आ जाएंगे, बी के एट्रीब्यूट सारे सी में आ जाएंगे। तो सी के अंदर ग्रैंड चाइल्ड के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बी की और ए की। बी ने अगर किसी फंक्शन को ओवरराइड कर दिया होगा तो इसका ओवरराइडेड मेथड मिलेगा, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा ए का, इसका ख्याल रखिएगा। तो इनको हम इस तरह से हायरार्की अगर बनाएं तो हम कहते हैं इसको एंसेस्टर। अगर एक और क्लास बना देता हूँ मैं डी, और डी जो है वो चाइल्ड है किसकी, सी की, तो डी का बी क्या हुआ, एंसेस्टर, ए क्या हुआ, एंसेस्टर।
इसी तरह ए का सी क्या होगा, डिसेंडेंट, और ए का डी होगा डिसेंडेंट। तो क्लास दैट parent of the parent is called ancestor। आपको पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ करते जाएं उसको, जितनी बड़ी हायरार्की बनाना चाहें, और ऑपोजिट जो है उसका डिसेंडेंट है। कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ देखें। कंस्ट्रक्टर इन द ड्राइव क्लास, द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इन द ड्राइव क्लास। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, उसके डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होते हैं, but they can be invoked within the drive class constructor। लेकिन अगर आप बेस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है वो ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करते हैं तो पहले वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ता, वो इम्प्लिसिटली हो जाता है। बट दे कैन बी इन्वोक्ड विद इन द ड्राइव क्लास, अगर आप कॉल भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके हमारे पास मेथडोलॉजी होती है कि अगर आप ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट इनिशियलाइज ऑल बेस क्लास मेंबर। तो बेस क्लास मेंबर वेरिएबल होंगे उनको उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, मतलब बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू 0 करे, इंटीजर है तो 0 करेगा, स्ट्रिंग है तो नल करेगा, ठीक है। दोज इनहेरिटेड बाय ड्राइव क्लास। So the drive class constructor simply call it। अब जब ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर जब करेंगे, क्योंकि बेस कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसको इनिशियलाइज कर देगा। अगर हमने बेस कंस्ट्रक्टर कॉल किया है बेस क्लास का तो उसको इनिशियलाइज कर देगा, मस्ट इनिशियलाइज। और ड्राइव क्लास जो होगी वो क्या करेगी, उसको इनहेरिट करेगी, यूज करेगी। ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर सिंपली कॉल करेगी उनको। फर्स्ट थिंग ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर डज, वो क्या करती है, उनको यूज करती है। आवरली एम्प्लॉय, अगर हम क्लास है और उसका आवरली एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसके अंदर हमने नेम, दी नंबर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, और वेजेस है और आवर्स हैं, वो हम 4 पैरामीटर पास करके उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर नेम और नंबर को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा, और जो 2 एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर हैं उनको 2 जो है अलग से डेटा मेंबर हैं ड्राइव क्लास के। ड्राइव क्लास में क्या मेंबर थे, एक था वेज रेट और दूसरा था आवर्स, उसको आपकी ड्राइव क्लास अपने तौर पे री इनिशियलाइज करेगी। लेकिन अगर आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दी नेम और नंबर को इनिशियलाइज कर देगा। तो ये डेलिबरेटली हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि हमने कह दिया इसको कि जो वेज रेट है ना तो वो चेंज हो जाएगा दी वेज रेट से, और जो आवर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे दी आवर्स में, मतलब दी आवर्स में जो वैल्यू पास करेंगे वो आवर्स में चली जाएगी। तो उस पर फर्दर डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन में। पोर्शन आफ्टर कॉलन इज इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इसको याद रखिएगा, कॉलन लगाना जरूरी है। ये ना हो कि फंक्शन में आप कॉलन ना लगाएं और एरर आ रहा हो। तो जब आप फंक्शन बताएंगे आवरली कंस्ट्रक्टर, उसमें 4 पैरामीटर पास होंगे। पैरामीटर पास होने के बाद जैसे ही पैरामीटर वाली पैरेंथेसिस क्लोज होगी तो आपने कॉलन लगाना है, फिर आपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, और जो इसके डेटा मेंबर हैं वो उनको इनिशियलाइज करने का एक तरीका ये है कि आप डेटा मेंबर यानी वेरिएबल नंबर नेम है उसको लिखें, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, फिर जो पैरामीटर आपने पास किया था जैसे दी वेज रेट है और दी आवर्स है उसको पास कर दें इस डेटा के अंदर। तो वेज रेट और आवर्स जब आप पास करेंगे तो ये आवर्स और वेज रेट के वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे उस वैल्यू से जो आपने कंस्ट्रक्टर की अंदर पास की है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे थे। क्लियर है? मिसाल के तौर पे सेकंड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे जी। सर रिपीट करें लास्ट सर जो स्लाइड है सर समझ में कम आ रहा सर जी जी बोले सर। यहाँ पर द नंबर के साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप की यूज हो रही है, यहाँ पर इंट या डबल हो ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हम इसलिए कि आपका जो CNIC नंबर है वो होता है 45302 डैश डैश आता है उसमें। यस सर। CNIC नंबर के अंदर डैश आता है ना। यस सर। हाँ। तो
तो फिर वो क्या बनेगा, नंबर कैसे रहेगा फिर वो, जी और सर। स्ट्रिंग बन जाएगा ना, इसलिए। चले जी, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। नजर आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, रिपीट कर देता हूँ इस पार्ट को, कि अगर आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं आवरली एम्प्लॉय, उस आवरली एम्प्लॉय को जब आप डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आपने 4 पैरामीटर पास किए, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नंबर, डबल वेज रेट और डबल आवर। इसमें आप कह रहे हैं कि यार जो नेम और नंबर है ना, वो तो एम्प्लॉय का भी होता है, वो आवरली एम्प्लॉय का भी होता है। तो आवरली एम्प्लॉय में हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, हमने कहा जो एम्प्लॉय में जो डिफाइन किया था ना, वही यहाँ पे डिफाइन हो जाए। तो एम्प्लॉय में दी नेम दी नंबर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता था, हमने यहाँ उसको कॉल कर लिया। इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है ना, कॉलन के बाद डॉट कॉलन और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम एम्प्लॉय क्लास का, जो कि पेरेंट क्लास है आवरली एम्प्लॉय की, और उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, दी नेम और दी नंबर। ये कौन सी क्लास में है, पेरेंट क्लास के अंदर। इन पेरेंट क्लास के जो पैरामीटर्स हैं, इनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हमें इनको अलग से डिफाइन करना ना पड़े। नए 2 एट्रीब्यूट हैं, वेज रेट और आवर। ये हम अपने तौर पे दोबारा से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि इनकी वैल्यू हम इनिशलाइज कर सकें, क्योंकि ये वेज रेट और आवर बिलोंग करते हैं आवरली एम्प्लॉय से। तो पेरेंट क्लास में तो ये थे नहीं, तो इसको अलग से हम डिस्क्राइब करते हैं। कामा लगाएंगे आप, वेज रेट, कामा लगाएंगे आवर। अब फिर आप करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेस एंड। अगर इसमें आप फंक्शन के अंदर मजीद कुछ करना चाहें तो यहाँ पर करेंगे, नहीं करना चाहें तो उसको खाली छोड़ दें। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इनसाइड द क्लास भी दे सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन आउटसाइड दे रहे हैं तो उस तरह तरीकाकार इनलाइन फंक्शन में दे रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू डिफाइन। क्लियर है अब ये? मजीद कोई क्वेश्चन है इसमें? ये जो एम्प्लॉय फंक्शन सर, एम्प्लॉय फंक्शन ये सर इसमें प्राइवेट क्लास में है सर। ये एम्प्लॉय फंक्शन बेस क्लास में है, बेस पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास का नाम है एम्प्लॉय, फंक्शन नहीं है ये, कंस्ट्रक्टर है उसका। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय है ना, वो एम्प्लॉय थी। देखो हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में आप देखें, जो पीछे वाली स्लाइड आपकी गुजरी है, उसमें आपने ये देखा होगा कि एक क्लास हमने बनाई थी एम्प्लॉय क्लास। देखिए जब हम ये कर रहे थे इसको, आप क्लास आवरली एम्प्लॉय पब्लिक एम्प्लॉय, ये पब्लिक एम्प्लॉय किसको कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को। तो ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है, कि हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज करें। ठीक है सर। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। अनदर आवरली एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, एक और तरीका एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को, आप उसमें यूजर से नहीं कह रहे कि वो पैरामीटर पास करे। आपने एक आवरली एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया, और वो आवरली एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह है, मतलब वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। और आपने एम्प्लॉय का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, वो भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। और आपके जो एट्रीब्यूट थे वेज रेट और आवर्स, उसको आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0 and 0। तो इस तरह से क्या होगा, जो आवरली एम्प्लॉय के अंदर 4 एट्रीब्यूट थे, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए कह रहे हैं कि ये पैरामीटर कोई इनपुट पे नहीं ले रहा। एक्चुअल तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसको हमें बनाना ना पड़े। तो जब हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, तो हम ये कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया, मतलब उसकी फंक्शनलिटी को हमारी नई फंक्शनलिटी से चेंज कर दिया। अब नई फंक्शनलिटी पे आप यहाँ पे वेज रेट 0 दे रहे हैं, या 50 भी दे सकते हैं। अगर आप 0 दे रहे हैं, आप कहते हैं कम से कम 1 घंटा तो काम करेगा ना, वो 1 दे सकते हैं। तो वो आप डिफॉल्ट में चेंज कर सकते हैं।
डिफॉल्ट वर्जन ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, नो आर्ग्यूमेंट। जैसे पेरेंट क्लास का एम्प्लॉय विदाउट आर्ग्यूमेंट था, इसी तरह चाइल्ड क्लास का आपने आवरली एम्प्लॉय विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल किया है। शुड ऑलवेज इन्वोक वन ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, उसको हमेशा बेस क्लास के कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए। ऑलवेज इन्वोक वन ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, तो हमें पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए। चाहिए है, ऑलवेज इन्वोक, मस्ट नहीं है। ठीक है, ये बेहतर हो जाता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट आपकी बेस की पहले कॉल होती है, और यानी उसकी डेफिनेशन पहले कॉल होती है और चाइल्ड की बाद में कॉल होती है। और जब आप डिलीट करते हैं तो चाइल्ड की पहले डिलीट होती है और बेस की बाद में डिलीट। नेस्टेड में काम करता है ये। चलें जी, कंस्ट्रक्टर नो बेस क्लास कॉल। Derived class constructor should always invoke one of the base class constructor. If you do not, default base class constructor automatically call. अगर आप नहीं कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे हमने कहा था जब हमने एनिमल ऑब्जेक्ट, आपको याद होगी मैंने A1 A2 A3 कॉल की थी लास्ट क्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देती हैं। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपकी एनिमल ऑब्जेक्ट के जैसे हमने क्रिएट किए थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इसी तरह से आपके अगर आप कॉल ना करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है जी। सो कुछ पिटफॉल है, पिटफॉल हमारे पास है बेस क्लास प्राइवेट डेटा। अब देखें अगर बेस क्लास में हमारे पास प्राइवेट डेटा है, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट डेटा है वो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक डेटा एक्सेसिबल है, प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर हम चाहें कि बेस क्लास में भी कोई डेटा एक्सेसिबल हो और उसको पब्लिक भी ना बनाना चाहें, हम चाहें ना कि वो सारे लोग एक्सेस कर सकें, तो हम उसको किसी और तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन बताएगा? सर रिपीट करें क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी बेस क्लास में कुछ डेटा है उसको हम पब्लिक बना दें, वो तो हर क्लास एक्सेस कर पाएगी, जो चाइल्ड नहीं है वो भी एक्सेस कर पाएगा। अगर उसको हम प्राइवेट बना देते हैं तो फिर तो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर पाएगी अगर प्राइवेट डेटा है। अगर हम चाहें कि चाइल्ड एक्सेस कर पाए और पब्लिकली ना हो, तो हम क्या क्वालिफायर यूज करें? प्रोटेक्टेड सर। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से क्या होगा? क्लासेस एक्सेस कर पाएगा, बाहर नहीं होगा, तो क्लासेस एक्सेसिबल होगा, इनटेट होगा प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड से जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सेस कर पाएगी, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी खुद क्लास एक्सेस कर पाएगी और चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएगी, चाइल्ड कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यस सर। हम यही कह रहे हैं कि बट स्टिल कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस देम नॉट इवन दो ड्राइव क्लास मेंबर फंक्शन। तो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस बाय द नेम इन द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दे आर डिफाइंड। जिस क्लास में वो डिफाइन है उसी क्लास की जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है उनके जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने गेटर सेटर लास्ट टाइम भी बनाए थे, जब हम गेट नेम सेट नेम कर रहे थे, पेरेंट उसका शेप का भी और एनिमल का भी, तो वो हम पब्लिक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट डेटा को चेंज करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, दूसरी पिटफॉल है बेस क्लास प्राइवेट मेंबर फंक्शन। जो बेस क्लास है उसके प्राइवेट मेंबर फंक्शन सेम होल्ड फॉर द बेस क्लास मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस क्लास।
वो अपनी क्लास के बाहर भी एक्सेस नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते, अपनी क्लास के जिसके अंदर बेस क्लास है, बेस क्लास के बाहर भी एक्सेस नहीं हो सकते। नॉट इवन ड्राइव क्लास मेंबर फंक्शन, और ना ही बेस क्लास के अंदर बाहर एक्सेस हो सकते हैं, ना चाइल्ड के अंदर, सिर्फ अपने अंदर एक्सेस हो सकते हैं। और अपने अंदर भी उनको एक्सेस करने का तरीका क्या है, पब्लिक फंक्शन के जरिए एक्सेस करेंगे। अगर वो भी आपने फंक्शन ऐसे बनाए जो कि प्राइवेट के अंदर बना दिए तो वो भी यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन बाहर कॉल नहीं होगा तो उसका फायदा ही कोई नहीं। अगर आप प्राइवेट फंक्शन बना देते हैं, अगर आप कोई फंक्शन क्या बना देते हैं, प्राइवेट फंक्शन बना देते हैं, तो उसको कैसे यूज करेंगे? क्लास से रिलेट करेंगे ना जी, क्लास से रिलेट करेंगे ना सर। अगर एक क्लास है उसमें एक फंक्शन है, मैं से प्रिंट चेक था ना, ये प्रिंट चेक, इसको अगर मैं प्राइवेट बना दूं तो उससे उससे क्या फायदा होगा? उससे तो नुकसान हो जाएगा ना, उसको तो हम बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? क्लास में किसी और तो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे ना। अगर हम फंक्शन ही प्राइवेट बना दें, देखिए हमने कहा पब्लिक फंक्शन होगा तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा। अगर हम फंक्शन ही प्राइवेट बना दें तो वो तो एक्सेसिबल नहीं होगा, उसका एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? तो इधर फंक्शन बनाएंगे उसमें सर उसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे सर। पब्लिक फंक्शन बनाएंगे और उस पब्लिक फंक्शन के अंदर उस प्राइवेट फंक्शन को कॉल करेंगे, आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है सर। Larger impact here versus member variable. Member variable can be accessed indirectly via the accessor or mutuator function. Member function simply not available. जो member function होते हैं वो simply directly available नहीं होते, लेकिन वो अगर आप private बना देते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वो आप accessor या mutuator के जरिए access कर सकते हैं। This is reasonable. Private member function should be simply helper function. यानी अगर आप फंक्शन कोई प्राइवेट बना देते हैं, इसका मतलब वो ऐसा फंक्शन था जिसको नाम भी नहीं आप बताना चाहते क्लास के बाहर उस फंक्शन का, उसको आप प्राइवेट बता सकते हैं। और वो फंक्शन जो कैलकुलेशन करेगा वो कैलकुलेशन का रिजल्ट किसी पब्लिक फंक्शन को देगा और फिर वो प्रिंट करवाएगा। शुड बी यूज्ड ओनली इन द क्लास दे आर डिफाइंड। ये प्रोटेक्टेड क्वालिफायर आ गया जिसका हमने डिस्कस कर लिया था कि क्यों बनाते हैं। New classification of the class member allow access by name in drive class, but nowhere else कि वो drive class में access हो सकता है, उसके अलावा कहीं access नहीं होगा। Still no access by name in the other classes, किसी और क्लास में accessible नहीं है। In class it is defined act like a private, जिस क्लास में वो डिफाइन होता है उसके लिए वो प्राइवेट की तरह काम करता है, क्योंकि यानी पब्लिक एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन इनहेरिटेड में एक्सेसिबल है। बस उसका ये फायदा है, जो इनहेरिटेड क्लासेस होंगी उनमें एक्सेसिबल हो जाएगा। कंसीडर द प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास अलाउ फ्यूचर डेरिवेशन। मतलब अगर आप प्रोटेक्टेड बना देते हैं तो ड्राइव क्लास एक्सेस कर लेगी और ड्राइव क्लास उसको यूज कर लेगी, तो उसको यूटिलाइजेशन के लिए वो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे उसके पास प्राइवेट होता है। यानी यूँ समझ लें दूसरे लफ्जों में, ये जो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड है वो ड्राइव क्लास का प्राइवेट बन जाएगा। क्योंकि देखें, अगर मेरे पास कोई मेरे फादर की चीज़ है, आप इसको कॉमन कंसेप्ट में ले, और मेरे पास है वो मेरे इस्तेमाल में तो है, लेकिन अगर मुझे बाहर का कोई यार दोस्त बोले यार ये चीज़ देना, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं पापा की है भाई, मैं नहीं दे सकता, प्राइवेट है। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रही है नहीं? यस सर। जी सर। मतलब मेरे वालिद साहब की जो चीज होगी मेरे लिए तो वो क्या है, एक्सेसिबल है, मेरे तो इस्तेमाल में आ सकती है, लेकिन मेरा कोई दोस्त मांगे तो मैं तो ये कहूंगा भाई यार गाड़ी मेरी है, पापा की है, मेरी नहीं है गाड़ी, ये मोटरसाइकिल है ना मेरी नहीं है, पापा की है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। हाँ मेरी होती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन है पापा की, अगर उसको पता लगा मेरी मोटरसाइकिल कोई और लेके घूम रहा है या मेरी गाड़ी कोई और लेके घूम रहा है तो वो नाराज होंगे। ऐसा ही है ना?
यस सर। सर इसका मतलब ये Yes, sir. अगर हम सर मेन फंक्शन में कॉल करना चाहें तो हम गेटर सेटर बनाएंगे फंक्शन। हाँ, गेटर सेटर के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। गेटर सेटर का मतलब ये है कि गेटर सेटर के जरिए जो चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास है या चाइल्ड क्लास है, वो खुद चाह रही है कि इसको इस तरह से एक्सेस कर लो, डायरेक्ट एक्सेस ना करो, इनडायरेक्ट एक्सेस करो। जी सर सही है। ये वही बात हो गई जैसे हमारे पास कोई बाहर से आए, बाहर का बंदा आता है, नॉर्मली आप लोगों के पास फकीर वगैरह कोई आए और वो कहे पानी दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? जाओ अंदर कूलर से भर के पी लो, ऐसे बोलोगे या भर के दोगे? भर के देंगे सर। भर के देंगे। मतलब आपको कंटेनर चाहिए। और जो अगर घर का मेंबर होगा वो कहेगा पानी दोगे, तो आप क्या बोलोगे? कूलर से भर के पी लो, ऐसे ही ना। यस सर। तो एक्सेसर हम बनाते हैं कि प्राइवेट चीजों को एक्सेस करने के लिए कोई ऐसी हमें फंक्शन या प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है जिसके जरिए हम प्राइवेट चीजों को एक्सेस करके बाहर डिस्प्ले कराएं, जितना चाहें। मतलब डिस्प्ले कराना चाहें तो करा दें, नहीं कराना चाहे तो ना नहीं कराएं। सही है ना? क्लियर? यस सर। चलिए, तो मैनी फील वायोलेट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये जो अगर प्रोटेक्टेड था और इसको आपके चाइल्ड ने एक्सेस कर लिया तो ये तो वायलेशन हो गई ना। तो हम कहते हैं नहीं, वो प्रोटेक्टेड हम बनाते उसको हैं जिसको हम इंसिस्ट करें कि ये चाइल्ड यूज कर ले। अगर हम ये चाहें कि वो चाइल्ड भी यूज ना करे तो हम उसको क्या कर देंगे? प्राइवेट बना देंगे, चाइल्ड भी यूज ना करे उसको। रीडिफाइनिंग मेंबर फंक्शन क्यों करते हैं? रिकॉलिंग इंटरफेस ऑफ ड्राइव क्लास कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ आवर न्यू मेंबर फंक्शंस, also contains the declaration of inherited member function to be changed. Inherited member function not declared, जो inherited function है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गया, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड अनचेंज्ड है। अगर आप उसको रीडिफाइन करेंगे तो वो पीछे वाली डेफिनेशन को ओवरराइड कर देगा और अपनी नई डेफिनेशन दे देगा। ठीक है, इसकी मिसाल ये सब मैंने जैसे डायरेक्ट, आपने नरेशन पढ़ा होगा ना, नरेशन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या आपको किसी ने कोई बात कही और आप आगे जाके वो बता रहे हैं, अगर आप कहते हैं फलां ने ऐसे कहा तो आप एज इट बोलते हैं, और आप ये कहते हैं कि फलां का मतलब ये था तो वो आप इनडायरेक्ट बोल रहे होते हैं, आप अपनी बात के अंदर वर्ड के अंदर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फलां कहने का मतलब ये था या फलां ये चाहता था। तो वो आप क्या करते हैं? मॉडिफाई करके अपनी बात उसके अंदर वर्डिंग चेंज करके आगे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेड ऑफ ड्राइव क्लास विल डिफाइन न्यू मेंबर फंक्शन। अपनी तरफ से नए फंक्शन बनाना चाहे बना सकती है, और पिछले फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहे इनहेरिटेड फंक्शन को तो वो भी कर सकती है एज डिक्लेयर्ड। रीडिफाइनिंग और ओवरलोडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे समझें। रीडिफाइनिंग का मतलब है ओवरराइडिंग, और ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक फंक्शन वहीं पे एक ही लेवल पे मल्टीपल फंक्शन बना दें तो वो कहलाएगा ओवरलोडिंग। और अगर एक फंक्शन बेस क्लास में है और वही फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में बना देंगे तो वो कहलाएगा रीडिफाइनिंग या ओवरराइडिंग। तो रीडिफाइनिंग इन ड्राइव क्लास सेम पैरामीटर लिस्ट अगर होगी तो वो रीडिफाइनिंग कहलाएगा। अगर आपने पैरामीटर लिस्ट चेंज कर दी तो वो ओवरराइडिंग नहीं कराएगा, वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। एसेंशियली रीराइट द सेम फंक्शन। ओवरलोडिंग फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, मतलब न्यू डिफाइंड फंक्शन दैट टेक्स डिफरेंट पैरामीटर, तो वो ओवरलोडिंग कहलाएंगे, ओवरराइडिंग नहीं कहलाएंगे या रीडिफाइनिंग नहीं कहलाएंगे। ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट हैव डिफरेंट सिग्नेचर। जो ओवरलोडेड होंगे वो डिफरेंट सिग्नेचर होंगे। मतलब ये कि अगर एक फंक्शन है उसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, आपने एक और फंक्शन बनाया उसी नाम से लेकिन उसमें 3 पैरामीटर हैं तो वो ओवरलोडेड कहलाएगा। एक और फंक्शन बनाया उसमें 4 पैरामीटर हैं तो वो ओवरलोडेड कहलाएगा। लेकिन अगर एक बेस क्लास में एक फंक्शन है जैसे आवरली वेजेस, और हमने चाइल्ड क्लास में उसका फंक्शन बनाया आवरली वेजेस, बेस क्लास में भी उसके 2 पैरामीटर थे, चाइल्ड क्लास में भी उसके 2 पैरामीटर हैं, तो हम उसको कहेंगे रीडिफाइनिंग। लेकिन अगर बेस क्लास में 2 पैरामीटर थे, चाइल्ड क्लास में 3 पैरामीटर हैं, तो वो कहलाएगा ओवरलोडिंग। ये कांसेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर।
कि अगर पैरामीटर लिस्ट चेंज हो गई, हम उसी लेवल पे कर रहे हैं या बेस और चाइल्ड में कर रहे हैं, दोनों सूरतों में वो ओवरलोडिंग कहलाएगा, ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा या रीडिफाइनिंग नहीं कहलाएगा। सिग्नेचर फंक्शन क्या होते हैं ये याद रखिएगा। रिकॉलिंग ए फंक्शन ऑफ सिग्नेचर मतलब फंक्शन का नाम और फंक्शन की सीक्वेंस ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर। अब ये वर्ड हम क्या यूज करें या नोट करें, क्या यूज किया वर्ड? सिग्नेचर सर। सिग्नेचर में फंक्शन के नेम के बाद क्या है? सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर। अच्छा, ये सीक्वेंस वर्ड जो है ना, ये मैटर करता है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा? ऑर्डर, ऑर्डर भी मैटर करेगा, नंबर भी मैटर करेगा और टाइप भी मैटर करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक फंक्शन बनाया सम का और सम कर रहा हूं, उसके अंदर दो पैरामीटर इंटीजर और फ्लोट, कौन सा पैरामीटर है? मतलब ये है कि मैंने एक सम का फंक्शन बनाया सम, उसमें पहला पैरामीटर इंट और दूसरा है फ्लोट। अगर मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूं सम और उसमें पहला पैरामीटर है फ्लोट और दूसरा है इंट, ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट सर। डिफरेंट होंगे। देखें पैरामीटर तो दोनों में दो हैं, दोनों में इंटीजर फ्लोट हैं, लेकिन इसमें पहले इंटीजर है और बाद में फ्लोट है, और इसमें पहले फ्लोट है और बाद में इंटीजर है। तो ये है ना इंक्लूडिंग ऑर्डर। ये जो इंक्लूडिंग ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है और टाइप भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप पैरामीटर लिस्ट बनाएंगे। सिग्नेचर डज नॉट इंक्लूड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप चेंज होने से पैरामीटर चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर कर दूं इंट, कि सम जो है वो रिटर्न करेगा इंट, और यहाँ कर दूं फ्लोट, और इसमें ये पहला इंट रहे दूसरा फ्लोट और पहला इंट रहे दूसरा फ्लोट, तो अब क्या होगा? ये डिफरेंट फंक्शन है या सेम फंक्शन है? जी तो सिग्नेचर में रिटर्न टाइप लगाएंगे नहीं? नहीं, अगर मैंने लगा दी इसमें इंटीजर और इसमें फ्लोट है और दोनों में सम है और पहला पैरामीटर इंटीजर सेम होगी सर, तो इस तरह से सेम होंगे। तो सिग्नेचर डज नॉट इंक्लूड रिटर्न टाइप, और इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू जो है, कांस्ट वर्ड होता है कीवर्ड, उसको भी इंक्लूड नहीं करता। और हैश लगा दें अगर आप पैरामीटर पास करते हैं बाय रेफरेंस, तो उसको भी कंसीडर नहीं करते। क्लियर हो गया? Assessing redefining the base function. When redefining in derived class, base function definition not lost. जब आप रीडिफाइन करते हैं ड्राइव क्लास को, तो बेस क्लास की जो डेफिनेशन है ना, वो ज़ाहिर नहीं हो जाती कि भाई खत्म हो गई, अब आपने रीडिफाइन कर दिया, अब पिछले वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एम्प्लॉय के अंदर जैन ई बनाया था और आवरली क्लास का आपने बनाया सैले एच, अगर आप जैने ई का प्रिंट चेक करवाएंगे तो वो कॉल करेगा एम्प्लॉय क्लास के प्रिंट फंक्शन को। अगर आप सैले एच का प्रिंट चेक फंक्शन कराएंगे तो वो कॉल करेगा किसको? आवरली एम्प्लॉय को। क्योंकि देखिए आपने जो ऑब्जेक्ट बनाई है वो ऑब्जेक्ट अगर एम्प्लॉय की है तो वो एम्प्लॉय के फंक्शन को कॉल करेगा, अगर वो चाइल्ड की है आवरली एम्प्लॉय की तो उसके फंक्शन को कॉल करेगा। और इसी तरह से अगर आपने चाइल्ड के फंक्शन की ऑब्जेक्ट बनाई है और उस चाइल्ड के फंक्शन को यूज करते हुए आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें, एग्जाम में आएगा क्विज में। ये क्विज का पॉइंट है भाई, सब बता रहा हूँ पहले से। अगर आप चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएं और एम्प्लॉय का मेथड कॉल करना चाहें तो उसका तरीका ये होगा, चाइल्ड क्लास डॉट एम्प्लॉय क्लास का नाम और फिर कॉलन लगा के उसका मेथड कॉल कराएं। तो इस तरह से क्या करेगा ये,
अपने पेरेंट का मेथड कॉल करेगा। नॉट टिपिकल हियर बट यूजफुल समटाइम, कभी कभी इसका भी काम में इस्तेमाल में आ जाता है। ठीक है, कई ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं जहाँ पे आपको बेस कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, अपने कंस्ट्रक्टर अपने मेथड को आप भूल जाते हैं, आप कहते हैं अब्बे दा तरीका हम सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लगाना पड़ता है। सर जी सर जो पहली बार स्लाइड वो तो करें सर, जी पीछे वाली स्लाइड को सर ओपन करें। जी सर यहाँ पर जो है सर जो आपने एक पॉइंट बताई जो क्विज वाली सर, ये सर ये पहले सर ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है ना सर? पहले ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं जिसमें सैले में। ये सर देखिए दो ऑब्जेक्ट, के बाद ये एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट बनाई हमने, ये आवरली एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट बनाई। सैले एच किसकी है? आवरली की। जैन ई किया है? एम्प्लॉय की। अगर हम एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसका कंस्ट्रक्टर प्रिंट कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, तो वो अपने पेरेंट क्लास की कॉल कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है, उसका मेथड कॉल कर रहा है, एम्प्लॉय क्लास का मेथड कॉल करेगा। अगर मैं चाइल्ड का कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट चाइल्ड की यूज करूंगा और फिर प्रिंट चेक करूंगा, तो वो आवरली एम्प्लॉय का कॉल करेगा। अब पेरेंट का कॉल नहीं करेगा, अब किसका करेगा? चाइल्ड का। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूं चाइल्ड की और मेथड कॉल करना चाहूं पेरेंट का, तो वो भी कर सकता हूं। उसका तरीका मैंने बताया है, चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट क्लास का नाम, फिर स्कोप ऑपरेटर यूज करना है डबल कॉलन, और फिर प्रिंट चेक मेथड यानी कि मेथड का नाम यूज करना है। इस तरह से आप चाइल्ड की ऑब्जेक्ट यूज करते हुए पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर सकेंगे। सर जैसे पिछला फंक्शन बनाया था एनिमल वाला सर, उसमें हमने स्पीक मेथड में लिखा था कि मेक सम साउंड, और हमने एक दूसरी ड्राइव्ड क्लास बनाई सर केट वाली, उसमें हमने लिखा कि स्पीक मेथड को डिफाइन किया कि म्याऊ म्याऊ। तो अगर हम लिखें, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाई है सर इसकी एनिमल की ए और केट की बनाई हमने सी, तो अगर हम सी डॉट स्पीक करें और सी डॉट एनिमल डॉट वो स्पीक मेथड करें सर, कॉलन फिर स्पीक करेंगे तो वो मेक सम साउंड करेगा। अच्छा सर सही है, क्लियर है? सर ऐसे ही करेंगे ना, एक तो पहले एनिमल सर। होगा सर, उसके बाद डॉट ऑपरेटर सर, तो पहले एनिमल होगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद जो सर ड्राइव क्लास होगी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद सर स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद जो फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं। जी, अगर आप एनिमल का जो ए डॉट स्पीक करेंगे तो मेक सम साउंड करेगा, सी डॉट स्पीक करेंगे म्याऊ म्याऊ करेगा, अगर सी डॉट एनिमल डबल कॉलन और फिर स्पीक करेंगे तो वो मेक साउंड करेगा। ऑल्दो कि ऑब्जेक्ट कैट की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनिमल का साउंड का मेथड कॉल करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो फिर वो एनिमल का काउंट करेगा बजाय कि वो कैट के कॉल करने के। क्लियर हो गया? यस सर। सर जी सर अगर सी डॉट स्पीक और ये डबल कॉलन एनिमल करे तो फिर ये मेक सम साउंड करेगा? सी डॉट स्पीक नहीं करेंगे, सी डॉट एनिमल डबल कॉलन स्पीक, तो वो मेक सम साउंड करेगा। यानी ऑब्जेक्ट तो हम चाइल्ड की यूज कर रहे हैं, लेकिन मेथड किसका कॉल कर रहे हैं? एनिमल। ठीक है सर अगर मेथड हमने चाइल्ड में भी डिफाइन कर रखा हो तो भी सर हम कर सकते हैं पेरेंट हाँ, ये करके दिखाया है मैंने। अगर आपने चाइल्ड में डिफाइन किया हुआ है फिर भी आप पेरेंट को कॉल कर सकते हैं उसका रेफरेंस देके, और रेफरेंस का तरीका क्या है कि उसकी क्लास का नाम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। चलें जी, गुड हो गया। आगे चले। फंक्शन नॉट इनहेरिटेड इन ऑल नॉर्मल फंक्शन इन द बेस क्लास आर इनहेरिटेड इन ड्राइव क्लास। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जो इनहेरिट नहीं होते। कौन से एक्सेप्शन है? कंस्ट्रक्टर्स, जैसे कि हमने देखा
डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, डिस्ट्रक्टर तबाह करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं, डिस्ट्रक्टर उन वेरिएबल को जो इनिशियलाइज किए होते हैं उनको मेमोरी रिलीज कर देते हैं, दोबारा से फ्री कर देते हैं। कॉपी ऑफ, अच्छा यहाँ बता दूं मैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है और डिस्ट्रक्टर जो मेमोरी बनाई होती है उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है, खत्म कर देता है। अच्छा फर्क क्या होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर में जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास का नाम वाला फंक्शन यूज करते हैं, तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है, जो क्लास का नेम होता है वही यूज करेंगे। फिर सवाल ये पैदा होगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? जो फंक्शन बनाए कंस्ट्रक्टर में सर वो जो कंस्ट्रक्टर में फंक्शन बनाएगा उससे डिस्ट्रक्टर में हम उससे फ्री कर सकते हैं, मतलब कि अनयूजेबल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर में। जैसे मैंने कोई फंक्शन बना दिया सेट नंबर, उससे मैं सर हाँ अगर ये तो हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में जैसे मैंने कहा नेम सेम होगा, तो फर्क क्या होगा फिर, कैसे पता लगेगा ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है कौन सा डिस्ट्रक्टर है? सर डेटा टाइप से रिटर्न टाइप होगा सर। रिटर्न टाइप तो होती नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके साथ अगर आप ये वाली सिंबल लगा दें, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, अली मद्दा के ऊपर होती है ना, एस्केप बटन के ऊपर, एस्केप बटन के ऊपर, टैब के ऊपर, एस्केप के नीचे कीबोर्ड में देखें, इसको टिल्ट कहते हैं। टिल्ट क्या कहलाती है? टिल्ट कहलाती है। ये वाली साइन, ये अली मद्दा के ऊपर नहीं होता, अलीफ के ऊपर, यस सर, ये वाली साइन, ये वाली साइन अगर हम डिस्ट्रक्टर के साथ यूं लगा दें, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का नाम है मेथड उसके साथ लगा दें, तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है। ठीक है, ये याद शुरू में लगाएंगे लास्ट में लगाएंगे सर? शुरू में भाई, शुरू में लगाया मैंने यार, डिस्ट्रक्टर के सामने लगाया ना। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, अगर इसके साथ में यूं लगा दूंगा ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा बल्कि डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, सर इसका एक डेमो कराएं, बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, बट इफ नॉट डिफाइंड जनरेट डिफॉल्ट वन। अगर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो ना, अगर आप नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी बनाए तो आप जैसे प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। इसको हम गार्बेज कलेक्शन भी कहते हैं। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्शन। इसी तरह से जैसे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब कोई बैठ के होटल वगैरह पे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो खुद ही उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, और अगर ना डालें तो वहीं फेंक दे तो क्या करता है, वहाँ पे स्वीपर आएगा वो उठा के डाल देगा। ठीक है, तो वो उस डस्ट को तो कलेक्ट होना ही है, लेकिन अगर आप उसी वक्त उसको कलेक्ट कर देते हैं तो ये फायदा होता है कि दूसरा आने वाला जो है उसको डिफिकल्टी नहीं होती, और अगर आप नहीं करते तो वो स्वीपर तो उसको उठाएगा ही। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक एरे बनाया जिसके अंदर 5000 एलिमेंट हैं, और वो 5000 एलिमेंट जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप के हैं, तो लॉन्ग डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाय 5000 8 बाइट का इंटीजर है, तो उसके लिए आपको मेमोरी जो चाहिएगी ना, कितनी चाहिएगी? 5000 वेरिएबल हों और 8 बाइट की आपकी वो हो, तो 8 बाइट को मल्टीप्लाई कर दे 5000 से तो कितना बन जाएगा? 40,000 बाइट, मतलब कि इतनी मेमोरी यूज हो रही है। और इस तरह के अगर आपके पास 5-10 प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में हो, 5-10 एरे, तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो आप वहाँ पे ये करते हैं कि अगर ऐसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका भी कोई काम नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, तो डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, तो वो मेमोरी आपकी फ्री कर देता है, तो ये बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन छोटे प्रोग्राम में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। सही है, क्लियर? तो इसी तरह से एक कह रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं होता, और इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने कोई बनाया है, प्लस का,
मल्टीप्लिकेशन का कोई असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ नहीं करवाई, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है अगर डिफाइन नहीं है तो वो डिफॉल्ट कहलाएगा, वो ओवरराइड आपका जो इनहेरिट नहीं होती, इनहेरिटेंस नहीं होती उसके अंदर, ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं होती। असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर आप असाइनमेंट ओवरलोडिंग कर रहे हैं या ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं उस क्लास के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं होती। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने स्किप किया असाइनमेंट ओवरलोडिंग का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये होता है कि अगर मैं आपको अगर जनरली यहाँ बताना चाहूँ, अगर आप प्लस ऑपरेटर है तो प्लस का मतलब क्या होता है, 2 + 2 = 4। अगर आप कहते हैं कि ये प्लस का ऑपरेटर अगर मैं स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करूँ और मैं यहाँ लिखूँ मोहम्मद और उसके बाद लिखूँ दूसरा ऑपरेटर हुसैन, तो अगर मैं मोहम्मद + हुसैन करूँ तो ये प्रिंट करवा दे मोहम्मद हुसैन, यानी दोनों को कनकेटिनेट कर ले। तो प्लस का ऑपरेटर को हम ओवरराइड कर देते हैं कि अगर इंटीजर होगा तो वो ऐड कर देगा और अगर स्ट्रिंग होगा तो कनकेटिनेट कर देगा। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जी सर। इस तरह के हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर हमें टाइम मिला लास्ट में तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी कवर करवा देंगे, लेकिन फिलहाल मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। जी उमैमा। सर इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर हम सेम यूज करेंगे लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो अलग होगा। जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये होता है कि पैरामीटर की बेसिस पे उसका फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गिवन ड्राइव्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। अगर मैं ड्राइव्ड के साथ परसेंटेज साइन यूज करूं तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एंड साइन, एम्परसेंड कहते हैं इसको, एम्परसेंड। अगर मैं एम्परसेंड वर्ड यूज करूं तो ये एड्रेस होता है ना जी, एड्रेस होता है, एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। तो क्लासेस तो वैसे ही एड्रेस ऑपरेटर होती है। तो अगर मैं ड्राइव्ड, एम्परसेंड ड्राइव्ड और फिर उसके बाद ऑपरेटर यूज करूं तो ये जो स्ट्रक्चर है, कंटेक्स्ट है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कवर की जाती है। और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल यहाँ पे मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का चैप्टर नहीं करवाया। तो मैंने जैसे कहा कि अगर हमें टाइम मिल गया तो वो चैप्टर मैं पहले करवाऊंगा और फिर ये आपका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इस स्लाइड को सिर्फ स्किप कर रहा हूँ और यहीं से भी कॉपी कंस्ट्रक्टर भी स्किप हो जाएगा क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर भी उसके अंदर भी एम्परसेंड यूज होगा। आप पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस यूज करें। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। बाकी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉलिंग मैकेनिज्म याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने क्लास बनाई है बी जो ड्राइव कर रही है क्लास ए को, और क्लास बनाई है सी जो ड्राइव कर रही है क्लास बी को, तो जैसे मैंने बनाया था कि सबका पेरेंट कौन सा है, ए का चाइल्ड कौन है, बी का चाइल्ड कौन है, सी। तो सी ग्रैंड चाइल्ड हुआ ए का और ए ग्रैंड पेरेंट हुआ या एंसेस्टर हुआ सी का। अगर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर पहले ए का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा और फिर सी का कॉल होगा। और अगर डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो पहले डिस्ट्रक्टर सी का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा और फिर ए का कॉल होगा। बात समझ में आई है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो देखें पहले ए बनेगा, फिर बी बनेगा और फिर सी बनेगा। और अगर आप उसको ख़त्म करेंगे तो पहले सी को ख़त्म करेंगे, फिर बी को ख़त्म करेंगे और फिर जाके ए ख़त्म होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल करवाता हूँ, एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। When object of the class C goes out of scope, the class C destructor call first, then class B destructor called, and finally the destructor of class A is called.
ऑपोजिट ऑफ द कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड, यानी आपके ये डिस्ट्रक्टर में सी का जैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर उसको उल्टा कर दे तो वो कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास पहले ए बनेगा, फिर बी, फिर सी, और डिस्ट्रक्टर में पहले सी, फिर बी, फिर इज वर्सेस हैज रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस में हम कहते हैं कि हमारे पास ये देखें, हम कहते हैं ना आवरली एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय, जैसे हम कहते हैं कैट इज अ एनिमल, बनाना इज अ फ्रूट, तो ये इज अ रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है। कन्वर्टेबल इज अ ऑटोमोबाइल, कार इज अ व्हीकल, ऐसे ही है। यस सर। कार इज अ यस व्हीकल, कार इज अ फोर व्हील, और फोर व्हील को हम कह देंगे फोर व्हील इज अ व्हीकल। तो देखिए कार इज अ फोर व्हील, बस इज अ फोर व्हील, हाई रूफ इज अ फोर व्हील, कैरी जो हमारे पास ये होती है छोटी, सुजुकी इज अ फोर व्हील, ऐसे ही है। तो ये सारी फोर व्हील हो गई। फोर व्हील इज अ व्हीकल, और व्हीकल हम कह सकते हैं व्हीकल इज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन सोर्स, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो जराए हैं, जराए आमदोरफ्त। क्लास फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर डेटा, सो हैज रिलेशन होता है। जैसे हम कहते हैं हैज रिलेशनशिप क्या होगा, क्लास रिलेशनशिप को शो करेगा। वन क्लास हैज ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास की ऑब्जेक्ट होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 आवर क्लास हैज ए 10 मिनट ब्रेक। बोलने वाले नहीं है आप लोग, इससे पहले मैं बोल दूं, ठीक है। 3 आवर्स क्लास हैज ए 10 मिनट्स ब्रेक, तो 3 घंटे की क्लास में 10 मिनट का ब्रेक होगा, ये हैज का रिलेशन होगा। क्लियर है। और टुडे क्लास इज ए पार्ट ऑफ योर सेमेस्टर स्प्रिंग 2020, तो इज अ रिलेशन होगा, क्योंकि और भी क्लासेस हैं आपकी, तो आज की जो क्लास है वो भी पार्ट ऑफ सेमेस्टर है, ऐसा ही है। यस चलें जी, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस क्लियर हो गई आपको। मैं रिविजिट करा देता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। न्यू इनहेरिटेंस की फॉर्म है बोथ आर रेयरली यूज। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि आप सिर्फ चाइल्ड क्लास को एक्सेस देना चाहते हैं। प्राइवेट का मतलब ये है आप किसी को भी एक्सेस नहीं देना चाहते। ऑल मेंबर इन बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के सवालात इस तरह से होते हैं। ऑल मेंबर इन द बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास। जैसे एग्जांपल देके भी समझाई थी मैंने कि मेरे वालिद साहब की जो कार है वो मेरे लिए तो वो एक्सेसिबल है, लेकिन मेरे दोस्तों की दस्तरस से बाहर है, क्योंकि उनके लिए वो क्या होगी, प्राइवेट होगी। मैं कहूँगा मेरी वो प्राइवेट बन गई, मैं उसको आगे नहीं दे सकता, मैं ले सकता हूँ आगे नहीं दे सकता। ठीक है। यस सर। इसी तरह से पब्लिक मेंबर इन द बेस क्लास बिकम द प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास। इस पॉइंट को भी नोट कर ले कि अगर पब्लिक मेंबर हैं किसमें, बेस क्लास में, तो वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे किसके, ड्राइव क्लास में। अब हम अच्छा, और फिर सर इसको इसको पॉइंट को समझने की जरूरत है। अब देखें, इसकी मतलब ये हो गया कि जो ए क्लास थी, दादा जो था उसके लिए बी क्लास क्या है, चाइल्ड। तो ए क्लास के पब्लिक क्या हो गए, दादा की चीजें बाप के लिए क्या हो गई, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। अब वो बेटे के लिए प्रोटेक्टेड जो पब्लिक है सी जो पोते के लिए क्या हो गई, वो प्राइवेट। हिरार्की समझ में आ रही है। ये सर प्राइवेट बन जाएंगी। इन द बेस क्लास बिकम द प्रोटेक्टेड इन द ड्राइव क्लास। अच्छा, ड्राइव्ड क्लास है ये ना, इसका याद रखिए, ड्राइव्ड क्लास है। तो हम ये ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड के तौर पे यूज करेंगे। अच्छा, फिर ये हिरार्की ड्राइव्ड क्लासेस की चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर डी होगा तो उसके लिए वो एक्सेसिबल ही नहीं हो जाएगा, नहीं, वो ड्राइव्ड क्लासेस में ही आ जाएगा।
मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये वो सवाल है जो जोहेब ने पूछा था कि अगर एक से ज्यादा पेरेंट हो जाए तो क्या करें। इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो मैंने बताया था ना अभी, ए का बी चाइल्ड है, बी का सी चाइल्ड है, सी का डी चाइल्ड है, इसको कहते हैं मल्टी लेवल। क्या कहते हैं सुमैया? नहीं है? जी सर। क्या कहते हैं? किसको सर? रिपीट करें, आवाज कट रही थी। हाँ, एकदम आपको याद आ गई होगी, नींद आ जाती है ना 3 बजे के बाद, कोई इशू नहीं है। जी मैंने ये कहा कि ए के चाइल्ड है बी और बी का चाइल्ड है सी, सी का चाइल्ड है डी, इसको क्या जी कहेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मल्टी लेवल। इसका मतलब आप लेक्चर नहीं सुन रही थी। मल्टीपल। नो सर। अच्छा जी, इसमें ये नूर कौन है भाई? हु इज द नूर? ये नूर हमारी क्लास में कोई नया है? सर मंसूर है, नूर नहीं। मंसूर नहीं, नूर था, गायब हो गया। अभी था यार नूर, 17 मेंबर थे, एकदम उसने लीव कर दिया। हु वाज दैट? सर ब्रेक होनी चाहिए 10 मिनट की सर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे। ये नूर कौन था? कोई भी नहीं, आप थक गए हो सर। अच्छा चले, या मैंने नूर पूछा एकदम गायब हो गया। चले ठीक है, ब्रेक हो गया भाई। मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ लें। सिर्फ आखिरी स्लाइड है। ड्राइव क्लास कैन हैव मोर देन वन बेस क्लास। ड्राइव क्लास कैन हैव more than one base class. Syntax just include all base class separated by semicolon. जैसे क्लास जो ड्राइव क्लास होगी वो मल्टी ड्राइव मल्टी कहलाएगी, और आप यूज करेंगे पब्लिक बेस 1 बेस 2। ठीक है, अब इसमें बेस 1 बेस 2 C++ इसको सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है। जावा इसको सपोर्ट नहीं करता, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, वहां पे एरर आ जाता है। तो मैंने ये कहा था जब मैं इस टॉपिक पे जाऊंगा तो समझा दूंगा। जावा में ये होता है कि एक बेस क्लास होती है, मतलब एक पेरेंट होगा, दूसरा चाचा होगा, दूसरा इंटरफेस होता है। तो एक बेस क्लास हो सकती है जिससे इनहेरिट हो, और दूसरा इंटरफेस होगा। इंटरफेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5। लेकिन C++ जो है वो अलाउ करता है मल्टीपल बेस क्लास को। उसमें पॉसिबिलिटी एक एम्बिग्यूटी की आती है जो कि एंडलेस है। मिसाल के तौर पे जब मैं चाइल्ड क्लास कॉल करूंगा तो कंस्ट्रक्टर जब बेस क्लास का मुझे नहीं पता होगा कौन कौन सा एट्रीब्यूट जो है कहाँ। अगर मिसाल के तौर पे बेस क्लास B1 बेस क्लास 1 है और बेस क्लास 2 है, बेस 1 बेस 2, अगर बेस 1 में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एज, और बेस 2 में भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एज, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। हाँ जी अदनान अली, यस सर, हो सकता है। यस सर, हो सकता है। तो जब हम चाइल्ड क्लास में एज को यूज करेंगे तो वो बेस 1 का होगा, बेस 2 का होगा? जी सर। चाइल्ड क्लास में अगर मैं एज एट्रीब्यूट को यूज करूं, बेस 1 का होगा या बेस 2 का? सर 1 का होगा। कैसे पता चलेगा 1 का? वो एम्बिग्यूटी आ जाती है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये क्या है? पॉसिबल एम्बिग्यूटी आर एंडलेस, ये जो सेंटेंस है। और डेंजरस अंडरटेकिंग, सम बिलीव दैट शुड नेवर बी यूज, ऐसा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आपके वो एज बेस 1 का था या बेस 2 का था। सर्टेनली शुड बी यूज बी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, मतलब वो यूज करे जिसको बड़े टैक्टिक्स हो, जो तरीके से इस्तेमाल कर सके, वो बता सके कि एक में एज बनाए तो दूसरे में ना बनाए, ये फोर्स कर सके, इस तरह की रेमेडीज कर सके, या फिर अगर वो 2 हों तो उसको फिर बता सके कि किस तरह से आपने बताना है बेस 1 का या बेस 2 का।
आप नॉर्मल लोगों को इनहेरिटेंस नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल अबाउट द। नहीं सर, वैसे सर उनको कैसे पता लगता है सर कि ऐसे होगा, बेस 1 का होगा या 2 का? मैंने कहा ना, वो ये करेंगे कि बेस 1 या बेस 2 के अंदर किसी एक के अंदर डिस्क बनाएंगे, एज मेथड दूसरे में नहीं बनाएंगे, पहली बात। और अगर दोनों में बना देंगे तो फिर वो लिखेंगे कि मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बेस 1 का यूज कर रहा हूँ या बेस 2 का। जैसे हम यूज करते थे ना कास्टिंग का चैप्टर याद होगा आपको। अगर मैं फ्लोट में इंटीजर स्टोर करना चाहूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ, कास्ट करवा लेता हूँ, कन्वर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा एंड। यस सर, यस। वो तरीके वाला इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो ये ट्रिकी थोड़ा सा हो जाएगा। यस सर। चले जी, 10 मिनट का ब्रेक है, 4:14 हो रहे हैं। हम मिलते हैं इंशाल्लाह 4:24 में।